India's freedom anthem, the powerful slogans that ignited a nation. एक रेवोल्यूशन की वाइब कैसी होती है? ये सिर्फ मार्च करते पैरों या चिल्लाती भीड़ का शोर नहीं है, न ही ये पॉलिटिकल डिबेट्स के शार्प वर्ड्स हैं। एक रेवोल्यूशन का असली साउंड ट्रैक तो आर्मी से तेज ट्रैवल करता है और किसी भी कानून से ज्यादा डीप इंपैक्ट छोड़ता है। वर्ड्स, सिंपल फ्रेजेस जिन्होंने मिलियंस को यूनाइट किया और एक एम्पायर को चैलेंज किया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो पावरफुल स्लोगन्स जो इंडिया का फ्रीडम एंथम बन गए। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक लंबा और डिफिकल्ट स्ट्रगल था। इसके अपने हीरोज और फॉलोअर्स थे, अपनी एपिक विन्स और क्रशिंग डिफीट्स थे, लेकिन इन सब के बीच एक कांस्टेंट चीज थी, छोटे इलेक्ट्रीफाइंग फ्रेजेस जिन्होंने इस स्ट्रगल की सोल को कैप्चर कर लिया। ये सिर्फ कैची स्लोगन्स नहीं थे, ये वॉर क्राइज, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स और दिल से निकली अपील सब एक में थे। इन्हें याद करना आसान था, चांट करना पावरफुल था और ब्रिटिश एम्पायर के लिए इन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स से लेकर पंजाब के खेत खालिहानों तक ये शब्द एक देश को जोड़ने वाला ग्लू बन गए। असहमति की छोटी छोटी चिंगारियों को क्रांति की आग में बदल दिया। Section 1, The Declaration of Self, Swaraj is my birthright and I shall have it. फुल ऑन रेवोल्यूशन की कॉल से पहले इंडियन माइंडसेट में एक क्वाइट बट मेजर शिफ्ट आया। सालों तक गोल था ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन पाना, अपने राइट्स मांगना, बट एक बंदे ने एक पावरफुल सेंटेंस से पूरी स्क्रिप्ट पलट दी। वो आदमी थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें ब्रिटिश ने खुद फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का निकनेम दिया था। सो एक्स्ट्रा, राइट? 1916 में जब सब लोग साम्राज्य के अंदर होम रूल मांग रहे थे, तिलक ने खड़े होकर एक डिक्लेरेशन दी जो सिंपल भी थी और अर्थ शैटरिंग भी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। भाई, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये कोई निगोशिएशन नहीं था, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट था, एक ऐसे राइट का जिसे कोई छीन नहीं सकता। तिलक का पॉइंट था कि इंडियंस को अपनी फ्रीडम अर्न करने की जरूरत नहीं है, यह उनका हक है, जस्ट बिकॉज दे वर बॉर्न हियर। इस एक स्लोगन ने पूरा कॉन्वर्सेशन ही बदल दिया। इट वॉज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश लेजिटिमेसी और एक ऐसा रैलीइंग क्राई बना जिसने एक जनरेशन को इंस्पायर किया कि मांगना बैंड करो और जो तुम्हारा है यूज डिमांड करना शुरू करो। सेक्शन 2, द सोल ऑफ द नेशन, वंदे मातरम। यह पॉलिटिकल स्लोगन बनने से बहुत पहले एक पोएम थी। वंदे मातरम मतलब आई बाउ टू दी मदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में लिखी थी और अपनी नॉवल आनंदमठ में 1882 में डाली। द पोएम इज अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड। इंडिया को एक डिवाइन गॉडेस की तरह इमेजिन करती है। इसका पॉलिटिकल एंथम बनने का ट्रांसफॉर्मेशन 1896 में शुरू हुआ, जब महान रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग में गाया। By 1905, जब बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, वंदे मातरम फ्रीडम स्ट्रगल का मार्चिंग सॉन्ग बन चुका था। इसका पावर इतना थ्रेटनिंग था कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस गाने को और इसकी नॉवेल को बंद कर दिया। इसे पब्लिक में चांट करना क्राइम बना दिया। बट इससे तो ये और भी पोटेंट हो गया। फ्रीडम फाइटर्स जैसे मतंगिनी हजरा ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त वंदे मातरम कहा था। यह स्लोगन खुद में एक रेवोल्यूशनरी एक्ट बन गया। लेकिन इसकी जर्नी सिंपल नहीं थी। पोएम के आगे के वर्सेस नेशन को हिंदू गॉडेस की तरह पर्सोनिफाई करते थे, जिससे मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज से कुछ लोगों ने ओपोज किया। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस पार्टी ने 1947 में डिसाइड किया कि ऑफिशियली सिर्फ पहले 2 वर्सेस को ही अडॉप्ट किया जाएगा, जिन्हें मदरलैंड के लिए एक ब्यूटीफुल सेक्युलर ओड माना गया। फाइनली 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने डिक्लेयर किया कि इससे नेशनल एंथम के बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सेक्शन 3, द अल्टीमेट इंसल्ट, साइमन गो बैक। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इंडिया के सेल्फ रूल के पार्ट को रिव्यू करते हैं। उन्होंने एक ग्रुप अपॉइंट किया रिफॉर्म्स रेकमेंड करने के लिए, जिसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। बस एक डीपली इंसल्टिंग प्रॉब्लम थी, एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया। सीरियसली, कमीशन जिसे सर जॉन साइमन लीड कर रहे थे, उसमें 7 गोरे ब्रिटिश आदमी थे जो 300 मिलियन से ज्यादा इंडियंस का फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। गुस्सा तो इमीडिएटली और यूनिवर्सली फूट पड़ा।
जब कमीशन बॉम्बे पहुंची, उन्हें एक नए पावरफुल स्लोगन से वेलकम किया गया जो पूरे देश में गूंजने वाला था, साइमन गो बैक। ये फ्रेज एक यंग डायनामिक सोशलिस्ट लीडर यूसुफ मेहर अली ने कॉइन किया था, जिनके पास अनफॉरगेटेबल स्लोगन्स बनाने का टैलेंट था। मेहर अली और उनके साथी एक्टिविस्ट्स ने मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, कमीशन को काले झंडों और जोरदार नारों से ग्रीट किया। ये स्लोगन सिंपल था, डायरेक्ट था और ब्रिटिश के लिए सुपर ह्यूमिलिएटिंग था। इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बैनर्स पे दिखा, प्रोटेस्ट्स में चिल्लाया गया और पतंगों पे भी उड़ाया गया। साइमन गो बैक मूवमेंट ने देश को गल्वनाइज कर दिया, जिसे मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जहां लीडर्स जैसे लाला लाजपत राय ट्रेजिकली इंजर हो गए। यह स्लोगन एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोमेंट जब इंडिया ने कलेक्टिवली पैट्रोनाइज होने से मना कर दिया और अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की डिमांड की। सेक्शन 4, द कॉल फॉर रेवोल्यूशन, इनकिलाब जिंदाबाद। जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल और इंटेंस होता गया, एक नई और ज्यादा रेडिकल एनर्जी आने लगी। इस नई आग को एक ऐसे स्लोगन की जरूरत थी जो डिवोशन या राइट्स के बारे में नहीं, बल्कि एक चीज के बारे में हो, रेवोल्यूशन। वो स्लोगन था इनक्विलाब जिंदाबाद, यानी लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। वैसे तो ये फ्रेजेस सबसे पहले पोएट और फ्रीडम फाइटर मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में कहा था, लेकिन इसे देश की रूह में बसाने वाले थे यंग फियरलेस रेवोल्यूशनरी भगत सिंह। अप्रैल 1929 में जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बेअसर बम फेंके ताकि वह गलत कानूनों का प्रोटेस्ट कर सकें, तो वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे चिल्लाते हुए इनक्विलाब जिंदाबाद। उन्होंने ब्रिलियंट तरीके से अपने कोर्ट ट्रायल को खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेज की तरह यूज किया अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को फैलाने के लिए, और यह स्लोगन उसके सेंटर में था। भगत सिंह के लिए रेवोल्यूशन सिर्फ ब्रिटिश को भगाना नहीं था, यह इंपीरियलिज्म और इनइक्वालिटी के पूरे सड़ चुके सिस्टम को उखाड़ फेंकना था। यह स्लोगन यूथ के लिए एक इलेक्ट्रीफाइंग कॉल टू एक्शन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ऑफिशियल नारा बन गया। सेक्शन 5, द बैटल क्राई ऑफ यूनिटी, दिल्ली चालो, जय हिंद एंड तुम मुझे खून दो। जबकि ज्यादातर फ्रीडम स्ट्रगल भारत की सरहदों के अंदर लड़ा गया, एक लीडर ने इस लड़ाई को ग्लोबल ले जाने का फैसला किया, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि जरूरत पड़ने पर आजादी छीन कर लेनी होगी। इंडिया के बाहर से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या INA बनाई, एक डायरेक्ट वॉर लड़ने के लिए। उनकी आर्मी को एक क्लियर पावरफुल गोल चाहिए था जिसे हर सोल्जर इमेजिन कर सके। उन्होंने वो उन्हें 2 शब्दों में दिया, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक मिलिट्री कमांड था जो उनके ट्रूप्स को ब्रिटिश पावर के हार्ट पर निशाना लगाने का ऑर्डर दे रहा था। लेकिन इस इनक्रेडिबल मार्च को फ्यूल करने के लिए बॉस जानते थे कि उन्हें सिर्फ एक प्लान से ज्यादा की जरूरत है। उन्हें टोटल सैक्रिफाइस चाहिए था। बर्मा में 1944 में एक जोश भरी स्पीच में उन्होंने अपनी सबसे फेमस अपील की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। यह प्रोटेस्ट के लिए कॉल नहीं थी, ये अल्टीमेट प्राइस की डिमांड थी। ये इंडिया के यूथ के लिए एक चैलेंज था कि वो INA ज्वाइन करें, इस कॉज के लिए मरने को तैयार होकर। इनके साथ बोस ने एक सैल्यूटेशन को पॉपुलराइज किया जो पूरे देश के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स बने वाला था, जय हिंद या विक्ट्री टू इंडिया। ये फ्रेज ज़ैनुल अबिदीन हसन ने कॉइन किया था, जो बोस के एक सहायक थे। उन्हें एक ऐसा ग्रीटिंग बनाने का टास्क दिया गया था जो हर धर्म और बैकग्राउंड के सोल्जर्स को यूनाइट कर सके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम या सिख। जय हिंद सेक्युलर था, पावरफुल था और यूनिकली इंडियन था। बोस ने इसे INA का आधिकारिक स्लोगन बनाया और यह जल्दी ही एक नेशनल ग्रीटिंग बन गया जो अपने झंडे के नीचे लड़ने को तैयार लोगों के लिए एक फियर्स आइडेंटिटी बन गया। सेक्शन 6, द फाइनल पुश, क्विट इंडिया एंड डू और डाई। 1942 तक जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में उलझी हुई थी, इंडियन लोगों का पेशेंस फाइनली खत्म हो गया। इस टेंस एटमॉस्फेयर में महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया था, ने अपना सबसे डिसाइसिव मूवमेंट लॉन्च किया। डिमांड साफ और सीधी थी, क्विट इंडिया। इंटरेस्टिंगली, जबकि गांधी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे,
ये स्लोगन उसी आदमी ने बनाया था जिसने हमें साइमन गो बैक दिया था, यूसुफ मेहर अली। मेहर अली, जो बॉम्बे के एक सोशलिस्ट लीडर थे, ने ये फ्रेज गांधी को प्रेजेंट किया, जिन्होंने एक सिंपल अमेन कहकर इसे अप्रूव कर दिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होने के बाद गांधी ने एक लेजेंडरी स्पीच दी। उन्होंने देश को एक नया मंत्रा दिया जो पैसिव रेजिस्टेंस से एक ऑल और नथिंग फाइट की तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने लोगों से कहा, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। मंत्रा सिंपल था, डू और डाई। ये हिंसा के लिए कॉल नहीं थी, बल्कि कंप्लीट कमिटमेंट के लिए थी कि इंडियंस ऐसे एक्ट करें जैसे वो पहले से ही आजाद हैं और उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ब्रिटिश ने इसका जोर से जवाब दिया, पूरी कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया और हजारों को जेल में डाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शब्द बाहर निकाल चुके थे। क्विट इंडिया और डू और डाई देश के आखिरी फाइनल पुश फॉर फ्रीडम का एंथेम बन गए। सेक्शन 7, द गाइडिंग प्रिंसिपल, सत्यमेवा जयते। रेवोल्यूशन और डिफायंस के नारों से परे एक एंशिएंट प्रिंसिपल था जो चुपचाप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा था। सत्यमेवा जयते, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। ये प्रोटेस्ट से पैदा हुआ स्लोगन नहीं था, बल्कि एक टाइमलेस मंत्र था जो सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट मुंडका उपनिषद से लिया गया था। यह मूवमेंट के मॉरल और फिलोसॉफिकल कोर की बात करता था, इस अटल विश्वास की कि एम्पायर की ताकत के बावजूद इंडिया के आजादी के हक की सच्चाई ही अंत में जीतेगी। इस फ्रेज को स्कॉलर और पॉलिटिशियन पंडित मदन मोहन मालवीय ने पैशनेटली सपोर्ट किया, जिन्होंने इसे 1918 में ही नेशनल मोटो के रूप में प्रपोज किया था। जब इंडिया को आजादी मिली तो इस एंशिएंट विजडम को नए रिपब्लिक का ऑफिशियल मोटो चुना गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल ऑफ अशोका के बेस पर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा। सत्यमेवा जयते देश के फाउंडेशनल आइडियल की एक हमेशा याद दिलाने वाली चीज है। ये हर इंडियन करेंसी नोट और हर नेशनल डॉक्यूमेंट पर है। इस विश्वास का एक परमानेंट सबूत की आखिरी जीत हमेशा सच की होती है। साइमन गो बैक के डिफायंट रोर से लेकर जय हिंद के यूनिफाइंग कॉल तक और डू और डाई के एब्सोल्यूट कमिटमेंट से सत्यमेवा जयते के फाउंडेशनल प्रॉमिस तक, ये स्लोगन सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रिविया से कहीं ज्यादा हैं। ये डेकेड्स के स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और अनब्रेकेबल होप की कंप्रेस्ड एनर्जी हैं। हर फ्रेज एक लीडर के विजन, हिस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट और एक जागते हुए देश की कहानी बताता है। वो हमें दिखाते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, कि लाखों लोगों के दिलों और दिमागों में जीती गई। ये शब्द फ्यूल थे, एंथम थे और आने वाले कल का प्रॉमिस थे। इन्होंने एक विशाल और डाइवर्स लैंड को एक सिंगल अनस्टॉपेबल फोर्स में यूनाइट किया, हमें याद दिलाते हुए कि हिस्ट्री सिर्फ आर्मी से नहीं, बल्कि आइडियाज की रॉ अनडिनाएबल पावर से बनती है। अगर आपने इन शब्दों की पावर और इनके पीछे की स्टोरीज को फील किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ीन जब हम उस इनक्रेडिबल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहेंगे जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। देखने के लिए शुक्रिया।